गाइस वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम HCRO इंग्लिश की सीरीज़ कर रहे हैं, उसी में हम लोग आज आगे जो करेंगे वो है हमारा प्रीवियस ईयर आरओ का 2020 में जो प्रीवियस ईयर आरओ में पेपर हुआ था जनवरी में, उसका पेपर है ये। इसको आज मैं पूरा सॉल्व कराऊंगी आप लोगों के लिए। इंग्लिश का पेपर है ये पूरा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आए थे, उसमें कौन से क्वेश्चंस कैसे आए थे। वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन से कैसे आरओ में क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। बट अगर आप लोग एक बार पेपर, ये ओरिजिनल पेपर मैंने लगा रखा है, अगर आप लोग एक बार पेपर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो उसी में चलिए आगे शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो पहला है हमारा क्वेश्चन आया था आरओ 2020 का, ये पहला क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज़ द सेम रिलेशन लाइक दैट इन द गिवन वर्ड्स। वर्ड क्या है, वोसिफेरस, नॉइसी, इंट्रांसिजेंट, डैश। कह रहा है कि देखिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको ये नहीं पता कि एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा, बोला है जो ये पहला वर्ड दिया गया है वोसिफेरस, इसका जो नॉइसी से रिलेशन है सेम वही रिलेशन इंट्रांसिजेंट का किस वर्ड से। तो सबसे पहले तो वोसिफेरस और नॉइसी का रिलेशन जब पता होगा तभी तो आप इंट्रांसिजेंट का रिलेशन बाकी वर्ड मतलब सेम वाला जो इंट्रांसिजेंट का रिलेशन बाकी वर्ड्स में से किस में से है ये बता पाएंगे। तो क्वेश्चन में देखिए रिलेशन दो ही होते हैं, या तो सिनोनिम होगा, सिमिलर होगा, या फिर एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा। लेकिन इसमें इसने बताया नहीं है कि सिनोनिम है कि एंटोनिम है। ये भाई खुद आपको फिगर आउट करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए वोसिफेरस की मीनिंग होती है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ बहुत ही मतलब शोर शराबा भरी हो, तो वो मतलब उग्र हो। तो वोसिफेरस, उसका नॉइजी भी वही चीज़ होती है, सेम नॉइजी वर्ड तो सबने सुना होगा, उग्र या फिर शोर शराबे वाली चीज़। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या हो गए यहाँ पे, सिमिलर। तो पहले तो हमने ये देखा कि यानी कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स दिए गए। अब हमको इंट्रांसिजेंट का सिनोनिम चाहिए। इंट्रांसिजेंट का भी मतलब होता है जिद्दी, हटी, या जिसको जीता ना जा सके। जिसको जीत नहीं सकते भाई, उसको हरा भी तो नहीं पाएंगे। तो जब आप किसी को दो काम करते, जब आप किसी को जीत नहीं पाते तो फिर इसका क्या मतलब है, आप उसे हरा भी नहीं सकते। तो इंट्रांसिजेंट, हटी, जिद्दी। स्टबर्न वर्ड सबने सुना होगा, स्टबर्न भी सेम चीज़ होती है, जिद्दी, हटी। तो यहाँ पे इंट्रांसिजेंट का सिनोनिम क्या हो गया, स्टबर्न। जैसे ही वोसिफेरस का था नॉइजी, वैसे ही इंट्रांसिजेंट का हो गया स्टबर्न। फाइन। अब देखिए एक इसमें चीज़ होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आपको जैसे वर्ड नहीं पता, सपोज कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप तुक्का लगाएंगे। तुक्का जब पूरी तरह से कोई तुक्का लगाते हैं तो क्या होता है, आपका कुछ भी 50-50 या कुछ भी ऐसा नहीं होता, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी। लेकिन मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड सिखाती हूँ, जिससे आपका ये है कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हैं, अगर आपको सही ऑप्शन आ रहा है दैट इज़ वेरी गुड। मान लीजिए नहीं आ रहा है, तुक्का ही लगाना है, तो उसमें भी ऐसा तुक्का लगाइए कि जिसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हों। जैसे कि इसमें आप जैसे एक चीज़ देखिए कि एलिमिनेशन मेथड सीखिए। जैसे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक। पहला वर्ड कौन सा है, प्लेंट, फिर सेकेंड डोसाइल, फिर क्या है फ्लेक्सिबल, फिर क्या है स्टबर्न। फाइन। तो देखिए डोसाइल, फ्लेक्सिबल वर्ड सबने सुना होगा। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा इंसान जो किसी भी सिचुएशन में ढल जाए, जैसे जिस तरह की सिचुएशन है वो खुद को वैसे ही मोल्ड कर ले, वैसे ही खुद को बदल ले, यानी फ्लेक्सिबल। डोसाइल भी सबने सुना है। डोसाइल का मतलब भी क्या होता है, डोसाइल का मतलब भी यही सेम चीज़ होती है कि जो इंसान बहुत ही मुलायम मतलब बहुत ही ईजिली उसको मोल्ड कर सकते हैं, जो कोई भी बहुत ही रिजिड नहीं होता, मतलब जिसकी अपनी जो भी थिंकिंग होती है उसको आप आराम से चेंज कर दें, ठीक। ये दोनों वर्ड हो गए सेम, सिमिलर वर्ड। अब देखिए अगर कोई भी 4 में से एक ही आंसर होगा, तो अगर 2 सेम वर्ड है तो उनमें से फिर अगर मान लीजिए डोसाइल होगा तो फ्लेक्सिबल भी तो हो सकता है, क्योंकि सेम ही तो ऑप्शन है। तो ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट। क्योंकि कभी भी सेम चीज़ अगर मीनिंग ऑप्शंस पे दी हो तो भाई वो पहले ही हट गए, क्योंकि सेम चीज़ कभी आंसर ही नहीं हो सकता। अगर 2 चीज़ सेम है, पहला आंसर आ रहा है तो दूसरा भी तो हो सकता है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब आपका बचा प्लेंट और स्टबर्न। अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। स्टबर्न मीन्स जिद्दी, और प्लेन मतलब भी वही सॉफ्ट होता है, तो वो आपका प्लेन भी हट गया, बचा स्टबर्न। तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाने के लिए एक एलिमिनेशन मेथड होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आप बहुत आराम से इसे लगा सकते हैं, ये काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो अगर आपने समझ लिया होगा कि इस तरह से एलिमिनेट करके, चाहे आपको मान लीजिए मीनिंग सबकी नहीं आती है, 2-3 की आती है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए कौन सा है। सेकंड में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में चेंज करना है। पहले तो ये देखेंगे क्वेश्चन दिया किस फॉर्म में, तो पढ़िए जरा सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस में लिखा हुआ है विनय hears a strange noise in the night, ठीक। विनय रात में एक स्ट्रेंज आवाज़ सुनता है। सबको पता है ये कौन सा सेंटेंस है, वर्ब है हियर, एस लगा है। कौन सा ऐसा होता है जिसमें वर्ब में एस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक। सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट से आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल रूल होता है, सबको पता होगा। केवल क्या हो जाता है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। वर्ब क्या है, हियर, इसकी प्रेजेंट में आती है फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में कौन सी आती है, सेकेंड फॉर्म। तो क्या करेंगे, हियर का क्या हो जाएगा, हर्ट। तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल हियर को हर्ट कर देना है, आपका ये चेंज हो गया सिंपल पास्ट में। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड
थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ठीक, फियर ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो जोकर वगैरह आपने शादी में देखे हैं ना, जो जोकर वगैरह होते हैं शादी में, जोकर की ड्रेस पहन के आ जाते हैं तो लोग उनसे डरते हैं, जो भागते हैं। तो फोबिया, अच्छा फोबिया इज़ अ रूड वर्ड। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का डर। अगर किसी वर्ड के आगे, मतलब वर्ड में लास्ट में फोबिया लिखा है तो मतलब किसी ना किसी डर की बात हो रही है। अब वो डर कौन सा है ये आपको आगे वाला वर्ड देख के पता चलेगा। तो फिलहाल तो फियर ऑफ जो क्लोन्स होता है वो होता है कॉलरोफोबिया। ठीक, जो कॉलरोफोबिया होता है उसको बोलते हैं, जो लोग जिनको उनको जोकर्स वगैरह का डर होता है उनको बोलते हैं कॉलरोफोबिया। अच्छा, सारे ही समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है, पहला है साइनोफोबिया। ठीक, साइनोफोबिया मतलब होता है जिन लोगों को कुत्तों से डर लगता है, कुत्तों का डर कहलाता है साइनोफोबिया। फिर सेकंड कौन सा है, सेकंड है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया क्या होता है, जिन लोगों को शादी से डर लगता है, जो शादी से डरते हैं या शादी से भागते हैं, वो होता है गैमोफोबिया। फिर कौन सा होता है, गैराफोबिया। गैराफोबिया कौन सा होता है, गैराफोबिया होता है जिन लोगों को ओल्ड एज से डर लगता है, दैट इज़ गैराफोबिया। फाइन, तो ये सारे के सारे चारों के चारों क्लियर हो गए होंगे आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अन्नू कॉमा दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट कॉमा हैड ट्राइड हर बेस्ट। अन्नू प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उसके पास प्रोजेक्ट के लिए सारे जितने भी रिसोर्सेज, सारे सामान नहीं था, स्टिल उसने अपना बेस्ट ट्राई किया। मतलब उसके पास प्रोजेक्ट के लिए सारे इक्विपमेंट नहीं थे, उसके बाद भी उसने अपनी मतलब बेस्ट ट्राई किया, मतलब पूरा संसाधन, पूरे रिसोर्सेज ना होने के बाद भी। तो यहाँ पे क्या, फिर भी। ठीक, हैड फॉर बन रहा है क्या, हैड के बाद डैश फॉर, कोई सेंटेंस लगी नहीं, कभी देखा है ऐसा, हैड फॉर ट्राइड हर बेस्ट, सेंस ही नहीं है। फिर हैड लास्ट ट्राइड, ये भी नहीं लग रहा है। हैड इफ, ये भी, हैड इफ ट्राइड हर बेस्ट, ये भी नहीं। हैड नेवरदलेस, फिर भी मतलब नेवरदलेस, तो उसने फिर भी अपना अच्छा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, नेवरदलेस। फिर देखिए नेक्स्ट, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। थोड़ा तेज हो रहा है क्या, ज़्यादा, थोड़ा कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो करने की, आई गेस थोड़ा तेज हो रहा है। तो वर्ड क्या है, अनएसेलेबल। अनएसेलेबल मतलब होता है कि इसका सिनोनिम बताना है। अनएसेलेबल मतलब होता है वही हटी या जिद्दी, जिस चीज़ को जीता ना जा सके। ठीक, जिसकी थिंकिंग को, जिसकी ओपिनियन को चेंज करना। इनविंसिबल मतलब जिसको हम हरा ही नहीं सकते हैं, जिसको हरा नहीं पाएंगे उसको जीत भी नहीं पाएंगे, तो वही सेम वर्ड है, मतलब इसमें क्या है। अच्छा, फिर देखिए इनविंसिबल मतलब भी वही होता है कि जो अपनी बहुत ही रिजिड होता है अपने उसमें लेके, जिसके मन को या जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिससे आप अटैक नहीं कर सकते जिस पे। ठीक, जिसको आप बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हैं। अच्छा, एक इसमें देखिए वही सेम एलिमिनेशन मेथड, देखिए इसमें कैसे काम करेगा। अनप्रोटेक्टेड, इनसिक्योर, आई गेस ये वर्ड सबने सुने होंगे। अनप्रोटेक्टेड भी, इनसिक्योर भी। ठीक, इनसिक्योर क्या होता है, इनसिक्योर सबको पता है, जो चीज़ इनसिक्योर होती है, जो चीज़ अनप्रोटेक्टेड होती है, बिल्कुल भी मतलब नाजुक सी कह सकते हैं, नाजुक होती है। तो ये दोनों वर्ड एक जैसे हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा, वल्नरेबल और इनविंसिबल। तो अब अगर आप इसमें इन दोनों में मतलब अगर मान लीजिए, ये मैं एलिमिनेशन मेथड तब बता रही हूँ जब आपको बिल्कुल ही आंसर ही ना आता हो क्वेश्चन, आपको ABCD में पता ही नहीं है कि कौन सा है, किसी का कुछ पता नहीं है, और एक दो वर्ड की हल्की फुल्की मीनिंग आती है। अगर आपको सीधा सीधा ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल वही लगाइए, फिर तो एलिमिनेशन मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है आंसर, सीधा वही लगा दीजिए। बट सपोज आपको आंसर नहीं पता है, फिर आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक, तो दो ऑप्शन तो एक जैसे पहले हट गए, क्योंकि मैंने भी बताया था सिमिलर ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो भाई कोई भी अगर सिमिलर तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते ना। अब क्या हुआ, वल्नरेबल, इनविंसिबल। तो वल्नरेबल का मतलब भी होता है बहुत नाजुक, जो चीज़, जो इंसान बहुत नाजुक होता है वो भी वल्नरेबल। तो ये भी अपोजिट हो गया, तो ये भी हट गया। सिनोनिम कौन सा बता, इनविंसिबल, जिसको हम जीत नहीं सकते। फाइन, आई गेस समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड कौन सा हमारा, नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड फ्रॉम द ऑप्शन। देखिए इसमें तो मैं ये तो आपको जब अभी तो फिलहाल प्रीवियस ईयर ये डिस्कस करा रही हूँ, लेकिन जब क्लास में करेक्टली स्पेल का सीरीज़ में जब आगे ये वाला आएगा, जब सेशन आएगा, तो उसमें मैं आपको एक एक का रूल बता दूंगी कि कैसे कैसे करते हैं। बट अभी के लिए समझने के लिए ये कर लीजिए कि इसमें से जो ब्लैटेंट, जो सेकंड स्पेलिंग है ब्लैटेंट, वो सही है। बाकी पहली वाली में प्री समसियस होना चाहिए, PER नहीं, PR ही होना चाहिए। क्यूमुलेटिव में डबल L नहीं, सिंगल L होता है। बेनोवोलेंट में मैंने पढ़ाया था ये वाला वर्ड कल जो वो कैप्स का पहला सेशन था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था। बेनोवोलेंट में बेने होता है, BENE, ये एक रूट वर्ड भी होता है। ठीक, तो ये तीनों तो गलत हो गई, पहली भी गलत हो गई, दूसरी भी गलत हो गई, तीसरी भी गलत हो गई। कौन सी वाली सही रही, बी। ठीक, फाइन, ब्लैटेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंशियंट फाउंटेन वॉज हिडन डैश द ट्रीज, कि जो एंशियंट फाउंटेन थे, जो पुराना झरने थे, वो झरना था जो पुराना, वो ट्रीज के क्या हो गया, बीच में छुप गया। देखिए ऑप्शन से पहले, अब हमें नहीं पता है कि बीच में आएगा कि क्या आएगा, बट ऑप्शन देखिए, हिडन फ्रॉम द ट्रीज, इसका कोई मतलब बन रहा है क्या, फॉलो द ट्रीज कैसे छुप जाएगा, ड्यूरिंग तो टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है। तो बचा क्या, एमंग, सबको पता है बिटवीन दो लोगों के लिए यूज़, या दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन आता है। दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है तो एमंग, यानी बहुत सारे पेड़ थे, उनके बीच में फाउंटेन हमारा क्या हो गया, छुप गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया आपका, एमंग।
फिर देखिए इसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी जब सेशन में जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बता देती हूँ, ये जो मिस्टर माथुर सेड, ये जो पहले का होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बाद वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी जो पहला ऑप्शन जो पहला दिया जाता है मिस्टर माथुर सेड, सेड देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हमारी सेकेंड फॉर्म में होती है, तभी हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज करते हैं। इसमें टेंस चेंज करने का रूल होता है। तो जो आई वॉन्ट टू मीट, जो कि हमने देख लिया सेड है यानी सेकंड में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि अंदर का टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, तो इसका आई वॉन्ट टू मीट ये कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रूल, क्योंकि जब पूरा डायरेक्ट पढ़ाऊंगी तो एक एक रूल समझाऊंगी, अभी के लिए समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जब उसको चेंज करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पास्ट, अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, प्रेजेंट से पास्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड। ठीक, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि अब पहले ऑप्शन में क्या है, वांटिंग, कट गया, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। सी वाले में क्या है, वांट, वांट का वांट भी नहीं, कट गया। अब बचा बी या सी, बी या सी में से एक ना एक होगा। अच्छा, एक चीज़ और सबको पता होगी, जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो उसको किससे कनेक्ट करते हैं, डैट से कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो सेकंड वाले में तो डैट लगा ही नहीं है, तो सेकंड वाला भी गलत, बी वाला भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, सी, क्योंकि इसमें वांटेड है, सेकंड फॉर्म भी आ गई और हमारा डैट भी आ गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट वाइट हाउस ओवर देयर डैश बिलोंग टू माई फैमिली। जो वो वाइट हाउस वहाँ पे ओवर देयर वहाँ पर है वो बिलोंग टू माई फैमिली। इसमें क्या ऑप्शन है, यूज टू, गेट यूज टू, एवर, यूजेस। तो इसको ऐसे समझिए, यूज टू का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ में बोलते हैं कि करता था। ठीक, यूज टू में मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लिए कि मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू द टेम्पल। मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। तो इसमें ये यही कहना चाह रहा है कि वो जो सफ़ेद घर है वो कभी मेरी फैमिली का हुआ करता था या मेरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता, बिलोंग मतलब क्या, मतलब ताल्लुक़ रखना, बिलोंग किया करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू बन नहीं रहा, एवर बिलोंग कोई मतलब नहीं बन रहा है, यूजेस बन नहीं रहा, तो ये क्या हो गया कि कभी वो मेरी फैमिली का हुआ करता था, तो वो यूज्ड टू हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, देयर आर डैश बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 years ago। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जो ये THAN देन होता है, ये इसका यूज़ तब होता है, THEN की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ध्यान से वर्ड मतलब समझिएगा। जब भी THAN आता है तो इसका मतलब होता है कि कंपैरिजन हो रहा है। अब समझिए, जब भी एडजेक्टिव में सबने पढ़ा होगा, कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में डिग्रीज, जैसे पॉजिटिव डिग्री तो नॉर्मल डिग्री होती है, फिर जब कंपैरिजन में आते हैं तो कंपैरेटिव लगती है, जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगती है, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। ठीक, डिस्कस में डिटेल इसकी मतलब डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब सेशन में एडजेक्टिव का चैप्टर करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए, दो चीज़ों को जब कंपेयर हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बीच वाली बेटर है वो हमारी क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव मोर लगा के बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इसकी कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, और जो सुपरलेटिव वो मोस्ट। कुछ वर्ड्स आते हैं ऐसे होते हैं जिसमें ER लगा के उसकी कंपैरेटिव बन जाती है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है, इसमें देखिए कंपैरिजन कर क्या रहा है, पहले ये समझते हैं। देयर आर डैश बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 years ago, यानी अब कम है, मतलब देखिए नीचे देखिए सारे कम के यूज, लीस्ट भी कम, लिटिल भी कम, मच भी, फ्यूअर भी, मतलब सारे कम वाले शब्द हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि 30 साल पहले जितनी कंट्री साइड में बर्ड हुआ करती थी आज उससे कम हो गई है। ठीक, कंपैरिजन कर रहा है 30 साल पहले के टाइम का अब के टाइम से। ठीक, कम हो गई है मतलब बर्ड्स देखिए गिन सकते हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसके लिए क्या लिटिल लगाते हैं, नहीं, लिटिल की ही सुपरलेटिव फॉर्म लिस्ट हो गई, मतलब ही नहीं, वो भी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसको गिन नहीं सकते। मच भी जिसको काउंट नहीं कर सकते, बर्ड्स को तो काउंट कर सकते हैं ना, इसके लिए क्या लगेगा, फ्यू, और फ्यू की कंपैरेटिव क्या हो गई, फ्यूअर। ठीक, तो इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो सबसे पहले यही देख लीजिए कि अगर आप समझ पाएंगे कि कंपैरेटिव वाला कौन सा है, फ्यूअर है। बाकी अगर नहीं समझ पा रहे तो एक और तरीका समझने का कि बाकी सब तो नॉन काउंट, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, तो फ्यूअर हमारा क्या हो गया, क्योंकि बर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कह रहा है द कोल्ड वेदर हैज़ रियली डैश हर हेल्थ। देखिए इफेक्ट और इफेक्ट दो होते हैं, इफेक्ट और इफेक्ट। ठीक, एक होता है ई से, एक होता है ए से। तो ये समझिएगा, जो ई वाला होता है वो होता है हमारा नाउन, और जो ए वाला होता है वो होता है हमारा वर्ब। जहाँ पे काम हो रहा होता है या मतलब काम मतलब इफेक्ट कर दिया होता है किसी चीज़ ने, इफेक्ट करना वाला मतलब वर्ब के रूप में उसका यूज़ होता है, तो वो ए वाला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, पहले तो ये समझिए हैज़ लग गया है। जो हमारा सेंटेंस का फॉर्म होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो क्या आता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। देखिए द कोल्ड वेदर सब्जेक्ट लगा हुआ है, हैज़ क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है, रियली तो एडवर्ब, मतलब एडवर्ब तो अलग चीज़ ही हो गई बीच में, ठीक। मतलब कि अभी जो मेन फॉर्मेट चल रहा है हमारा सब्जेक्ट आ गया और उसमें वो आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, बच क्या रहा है मेन वर्ब। मेन वर्ब दिख रही है क्या नहीं, वो तो रियली आ गया, उसकी बात अलग हो गई, एडवर्ब हो गया। डैश हर हेल्थ, फाइन, तो उसके हेल्थ को उसने क्या किया इफेक्ट किया, यानी वहाँ पे काम हुआ, तो यहाँ पे कौन वाला आएगा वर्ब वाला। वर्ब वाला कौन सा है हमारा बी, अफेक्टेड, ठीक, क्योंकि उसकी हेल्थ इफेक्ट हो चुकी है तो उसका क्या लगेगा सेकेंड फॉर्म, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये समझ लीजिए इफेक्ट सी वाला क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि द कोल्ड वेदर हैज़ रियली अफेक्टेड द हेल्थ, उसकी कोल्ड वेदर ने उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर दिया। और वैसे भी जब उसकी, अब मान लीजिए यहाँ पे ये कहना चाहता कि जो कोल्ड वेदर है ठंडा मौसम है वो हमेशा उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे इफेक्ट आ सकता था, लेकिन उसमें भी इफेक्ट नहीं आता, क्या आता इफेक्ट्स, क्योंकि क्या है द कोल्ड वेदर क्या हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, और सबको पता है कि वर्ब के लिए अपोजिट होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगाते हैं, तो इफेक्ट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे इफेक्ट्स तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो केवल कौन सा ऑप्शन बचा बी, कि कोल्ड वेदर ने उसको हेल्थ को उसकी इफेक्ट किया। फिर देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस आई है, मैंने बताया था ईडियम और फ्रेजेस का अच्छा खासा वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईडियम और फ्रेजेस से। तो इसमें कह रहा है कि जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि किसी पॉपुलर, जो कोई ट्रेंड में कोई चीज़ चल रही है उसको ज्वाइन कर लेना। किसी पॉपुलर ट्रेंड को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, जो पॉपुलर ट्रेंड में चीज़ होती है उसको ज्वाइन कर लेना, फाइन। नेक्स्ट देखिए वही करेक्टली स्पेल्ट वाला, इसमें तो अभी केवल समझने के लिए समझा सकती हूँ, सैक्रिलीजियस, इसका बी वाला सही हो जाएगा कि LE होता है ये, LEGIOUS, और आगे में सैक्री, वो तो सेम ही है सब में, ठीक। तो अभी जब सेशन चलेगा तो उसमें आपको करेक्टली स्पेल के रूल्स वगैरह समझा दूंगी सब अच्छे से कि कैसे क्या है। बाकी ये प्रैक्टिस पे आती है, जब बहुत जितने ज़्यादा वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से कर पाएंगे। और एक चीज़ और है कि इसमें बहुत ज़्यादा आती है, HC RO में इसका अच्छा खासा वेटेज है, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे RO में, इसलिए इसको अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी चैनल पे तो पढ़ाई जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए क्या आ गया फाइंड द एरर, ग्रामर का आ गया फाइंड द एरर। इसमें आपको एरर फाइंड करनी है कि इसमें गलती क्या है। तो क्या क्वेश्चन देखिए पहले, यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क इधर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर। साफ दिख रहा है हॉट और कोल्ड की बात हो रही है, तो हॉट की स्पेलिंग देखिए जरा, ये होती है क्या, तो हॉट की स्पेलिंग क्या होती है HOT, इसलिए कहा बहुत ही बच्चों जैसी एरर आई है, हॉट बच्चा कर लेगा, ठीक। और आप लोग बताइए इंग्लिश से डरते हैं, कुछ है इंग्लिश, कुछ लग रहा है कहीं से भी टफ पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी इंग्लिश, हुआ मत बना के चलिए, सब आराम से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड वाली एरर हो गई, HOT होगा यहाँ पे, फाइन। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, वही है फिर से अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अच्छा सही ऑप्शन भरना। कह रहा है दिस दैट अ न्यू बेबी इज डैश एवरी 5 मिनट्स, की हर 5 मिनट में एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो बॉर्न वाला क्या होता है, जब ये होमो फॉर्म्स का हो गया, जो बॉर्न BORNE, इसका मतलब ही नहीं है, RNE क्रॉस हो गया, नीचे के दोनों का कोई मतलब नहीं, सबको पता है BORN, जन्म वाला बॉर्न कौन सा होता है BORN, तो इसका A ऑप्शन हो गया, RNE खाया। फिर क्या एक्सपीडियंसी का मतलब होता है, सिनोनिम पूछा गया एक्सपीडियंसी का मतलब होता है जो कोई चीज़ ईजिली, मतलब आसानी आपके लिए सुविधाजनक, इसको हिंदी में प्रॉपर बोल सकते हैं सुविधाजनक। तो क्या हो जाएगा इसका कन्वीनियंस। सिनोनिम कन्वीनियंस भी सबने सुना होगा कि ये चीज़ जैसे बोलते हैं ना, ये चीज़ आपकी कन्वीनियंस के लिए तो की जा रही है, आपकी सुविधा के लिए ही तो की जा रही है। आजकल अब ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब क्यों हो रहा है, आपकी कन्वीनियंस के लिए तो हो रहा है, तो आप घर बैठे आराम से पढ़ लें। तो एक्सपीडियंसी मतलब सुविधाजनक। अच्छा एक फिर से देखिए, मान लीजिए आपको नहीं आ रहे हैं सारे ऑप्शन, आप कैसे करेंगे, फिर वही वाला एलिमिनेशन ऑप्शन लगाइए फटाफट। एक्सपेंस ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एक्सपेंस का मतलब क्या, एक्सपेंस करना, खर्च करना, हट गया एक्सपेंस। डिसएडवांटेज का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का डिसएडवांटेज मतलब भाई नुकसान किसी चीज़ का। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार की भावना, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स तो अलग हो गए। सपोज इसमें से आपको 2 वर्ड, एक्सपेंस तो आता ही होगा सबको, डिसएडवांटेज भी सबको आता होगा, तो ये दोनों तो आप पहले ही हटा दीजिए, फाइन। कि इस तो लग नहीं रहा है ऐसा। बचे हुए कन्वीनियंस और ऑल्ट्रुइज्म में दिमाग लगाइए, तो वही है जब एलिमिनेशन मेथड से करिए। अगर आपको ऑप्शन नहीं आता है तो, अगर आता है तो डायरेक्ट लगाइए, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स पूछा गया। डेम्योर का मतलब होता है शर्मीला, जो शर्मीला होता है। अब इसका आपको चाहिए एंटोनिम साफ दिख रहा है। हम्बल का मतलब भी शर्मीला, शाय का मतलब भी, क्वाय का भी, तो क्या हो गया एंटोनिम, एरोगेंट, घमंडी। अच्छा फिर से देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा। सपोज आपको डेम्योर की मीनिंग नहीं पता है, अब आपको करना है ऑप्शन, हम्बल की तो सबको पता होगी, शाय की तो सबको पता होगी, तो हम्बल और शाय आपने देखा कि एक जैसे, अभी मैंने बताया कभी भी ऑप्शन में 2 एक जैसे वर्ड कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो हम्बल भी हटाइए, शाय भी हटाइए, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा एरोगेंट और क्वाय। अब इसमें आपको क्या करना, अभी तक आप 4 में तुक्का मार रहे थे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे, अब 2 में लगाएंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तुक्का का ऑप्शन केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड केवल और केवल तभी लगाना है जब आपको बिल्कुल भी कुछ ABCD में कुछ भी ना पता हो कि क्या आ रहा है, अदरवाइज
अदरवाइज मत लगा दीजिएगा, मतलब ये एक तरीका होता है कि आपका तुक्का सही बैठ जाए, एलिमिनेशन मेथड। फिर देखिए द सेल्समैन वॉज डैश ट्रैवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री, अभी बताया यूज टू का मतलब करता था, किया करता था। द सेल्समैन वॉज डैश ट्रैवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री, जो सेल्समैन है वो अप एंड डाउन किया करता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूज टू, कोई गॉट यूज टू बन नहीं रहा, यूज यूजेस बन नहीं रहा, ए ऑप्शन हो गया। फिर वही करेक्टली स्पेल्ड हो गया प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल का ए वाला सही हो जाएगा, ये मैंने अभी पहले भी बताया, प्रैक्टिस से आएगी, चिंता मत करिए, सेशन में आगे प्रैक्टिस कराया जाएगा, जब एक एक चीज़ चल रही है, जब खत्म होते जाएंगे, मतलब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, उसमें आपके करेक्टली स्पेल्ड भी कराया जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है कि एकदम सही चीज़ कहना या करना, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, ठीक, एकदम सही चीज़ या करना या कहना। फाइन। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि सही ऑप्शन भरिए भैया इसमें। तो क्या है इसमें, द थीव्स वर इक्विप्ड विद डैश कीज टू द सेफ, ठीक, कि उनको मिल गई थी क्या, डुप्लीकेट की। कैसी की मिलेगी, डुप्लीसिटी की, कोई मतलब है इसका। कीज़ के पहले क्या आएगा हमारा, बताइए, कीज़ हमारा क्या है, कीज़ हमारा नाउन है, ठीक, इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट कीज़। कैसी कीज़ हैं वो, डुप्लीकेट कीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबने सुना भी होगा कि डुप्लीकेट कीज़ होता है। ईच ऑफ दिस 3 रोड्स लेड टू द रेलवे स्टेशन, ठीक, ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लेट्स टू द रेलवे स्टेशन, इसमें कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, ईच लगा हुआ है पहले, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, 3 रोड्स वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो बी ऑप्शन इसमें हो गया। फिर कह रहा है सेंटेंस इंप्रूव करिए। आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock yesterday आफ्टरनून, मैंने कल, yesterday लग गया वर्ड, जब yesterday वर्ड लग गया कि मैंने कल उसके ऑफिस में 4 बजे कॉल की थी, तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड, सीधे सीधे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया कि आई कॉल्ड। फिर क्या है, अ डीजल कार इज़ यूजली मोर डैश देन अ पेट्रोल वन, कह रहा है कि जो डीजल की कार होती है वो पेट्रोल वाली से क्या होती है, सस्ती, मतलब सस्ती कह सकते हैं, सस्ती तो सस्ती बोल सकते हैं, या इकोनॉमिकल मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ उसके कंपैरिजन में वो कम, मतलब आर्थिक रूप से उसके कंपैरिजन में उसमें कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सबको, सबने वर्ड पढ़ा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, कोई मतलब नहीं बन रहा, इकोनॉमिकल सबको पता होगा कि कोई चीज़ जब किसी से सस्ती होती है तो इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या कह रहा है, यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 4 hours बिफोर यू फ्लाइट। बिफोर पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बच्चे को पता होगा बिफोर क्या होता है, प्रपोजिशन वर्ब है क्या, नहीं, नाउन है क्या, नहीं, एडजेक्टिव क्या, नहीं, सीधा सीधा क्या हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर वही फिल इन द ब्लैंक्स, दे डैश इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, कि वो हमारे नेक्स्ट वाले होटल में रुके हुए थे, तो दे वर स्टेइंग इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, हमारे बगल वाले होटल में वो रुके हुए थे, दे वर स्टेइंग। फिर देखिए द बुक बेकिंग डिलाइट्स वॉज पब्लिश बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस, कि जो बुक है उसमें, अच्छा इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है कि पैसिव में दिया गया है, ये बोला गया है कि खुद फिगर आउट करिए कि वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव, पहले निकालिए, और अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में चेंज कर दीजिए, पैसिव में है तो उसको एक्टिव में चेंज कर दीजिए। सबको पता होगा पैसिव का क्या रूल होता है, पैसिव में ये होता है कि बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो देखिए ऐसा है क्या इसमें, यस दिख रहा है साफ साफ, वॉज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस किस में दिया गया है, पैसिव में। वॉज किस में आता है, सबको पता है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज होता है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव किससे बनाया गया होगा, ये पैसिव हमारा पास्ट इंडेफिनिट से बनाया होगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा वर्ड हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा एक चीज़ और सबको पता होगा, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बस इतना करिए, पहले क्या आ जाएगा, पेंगुइन रैंडम हाउस, तो जिस पहले तो वो वाले हटा दीजिए जिसमें कि द बुक बेकिंग ही शुरू में है, तो ए भी हट गया, सी भी हट गया, बी और डी बचा। अब देखिए बी में हैज़ आ गया है, हैज़ तो आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में वॉज लगा है ना भाई, तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, तो कौन सा हमारा हो गया, डी। टू किल द फैटेड कैफ, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है कि टू किल द फैटेड कैफ का क्या मतलब होता है, यानी कि आपने मोटे से तगड़े से काफ को मार दिया तो आप क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है टू सेलिब्रेट, मतलब खुशियाँ मनाना, जॉय करना। फिर क्या है, एंड वी डिसाइडेड, इसमें वही लगाना है आपको, सेंटेंस लाइन से, मतलब PQRS टाइप का है ये, कि पहले कौन सा वर्ड आएगा फिर कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। देखिए सेंटेंस की मीनिंग निकालनी पड़ेगी इसके लिए कि अनन्या केम ओवर, देखिए पहले थर्ड आएगा कि अनन्या केम ओवर एंड वी डिसाइडेड टू यूज़ माई कार, और हमने डिसाइड किया तो मेरी कार यूज़ करने का, बिकॉज हर्स वॉज प्लेइंग अप। फाइन, बन रहा है सेंटेंस, बिल्कुल सही बन रहा है, अनन्या केम ओवर
एंड वी डिसाइडेड टू यूज़ माई कार बिकॉज हर्स वॉज प्लेइंग। अब बाकी देखिए कोई बन रहा है क्या, एंड से तो कोई सेंटेंस कभी शुरू ही नहीं हो सकता, बिकॉज से शुरू नहीं होगा, टू से शुरू नहीं होगा, तो कहाँ से शुरू हुआ, थर्ड से। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए कि थर्ड वाला ऑप्शन से केवल एक में शुरू हुआ है, बी, वही वाला सही हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर देखिए नेक्स्ट, कंडेम्ड का एंटोनिम पूछा गया। कंडेम्ड मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी की निंदा करना, किसी पे ब्लेम लगाना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका मतलब पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा कर देना किसी को, ठीक, पार्डन उल्टा हो गया, कंडेम मतलब निंदा करना, पार्डन मतलब क्षमा करना। अच्छा एक चीज़ और, फिर से वही देखिए, सपोज नहीं आ रहा है आपको पेपर में, एलिमिनेशन मेथड लगाइए फटाक से। डिनाउंस वर्ड पढ़ा होगा सबने, डिनाउंस नहीं भी पढ़ा होगा तो कन्विक्ट और क्रिटिसाइज तो सबने पढ़ा होगा। कन्विक्ट मतलब भी किसी पे चार्ज लगाना, किसी पे ब्लेम लगाना, क्रिटिसाइज मतलब भी किसी पे ब्लेम लगाना, ठीक। कन्विक्ट और क्रिटिसाइज दोनों एक जैसे वर्ड हैं, दोनों हट गए। अब डिनाउंस और पैडन, डिनाउंस मैंने पढ़ाया, नेक्स्ट वाला अभी जो वोकैब का सेशन आपका पड़ेगा उसमें मैंने पढ़ाया भी हुआ है ये चीज़। डिनाउंस और रेनाउंस दोनों वर्ड में मैंने डिफरेंस बताया। तो डिनाउंस मतलब भी होता है किसी की निंदा करना, ठीक। तो ये भी अब आपको क्या करना है, अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन तो आप डिनाउंस और पैडन में एलिमिनेट करके आप लगा दीजिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पैडन। फिर क्या है, अ फायर हैज़ ब्रोक आउट एट अ डिसयूज्ड होटल ऑन द सी फ्रंट। एरर बतानी है, साफ साफ एरर दिख रही है, देखिए कौन सा वो है, ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ लगा है तो हैज़ के प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और कौन सी हैज़ के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साफ साफ दिख रहा है। ब्रोक लगा है, ब्रोक क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। फिर देखिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सटेसी। एक्सटेसी वर्ड का सिनोनिम क्या होता है, एक्सटेसी मतलब होता है जॉय करना, मतलब आनंद, जॉय में होना, खुशी में होना, आनंद में होना। डिलाइट भी सबने पढ़ा होगा कि आई एम वेरी डिलाइटेड, ठीक, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत जॉयफुल हूँ, तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स। फिर एग्नी मतलब पीड़ा, डिस्पेयर मतलब भी जब कोई निराश होता है, हतोत्साहित होता है। और टॉर्मेंट वर्ड बना टॉर्चर, जैसे किसी को टॉर्चर करते हैं तो उससे पहले उसको टॉर्मेंट करना, इसका मतलब भी होता है कि मानसिक पीड़ा। तो ये सारे तो एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स कौन सा हो गया, डिलाइट। फिर देखिए इंट्रैपिड। इंट्रैपिड मतलब होता है जो बहुत ही बहादुर, साहसी होता है, उसको बोलते हैं इंट्रैपिड। उसका क्या पूछा गया है, सिनोनिम। वैलिएंट का मतलब भी सेम होता है, साहसी, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा। सपोज आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोवर्ट सबको पता होगा, कोवर्ट मतलब क्या, कायर होता है। माउजी भी सबको पता है, चूहा बहुत डरपोक होता है, चूहा, तो ये दोनों तो हमारे कट गए पहले, क्योंकि एक जैसे वर्ड है, ऑप्शन में आ नहीं सकते। अब बचा वैलिएंट और टिमिड। टिमिड भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है, टिमिड मतलब भी कमज़ोर, डरपोक, तो क्या हो गया हमारा, वैलिएंट, ठीक। स्पेंड थ्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत ही खर्चीला, जो बहुत ही पैसे को खर्च करने वाला होता है। इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, इसका एंटोनिम बताना है। तो देखिए जो बहुत ही खर्चीला होगा उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो कंजूस होगा, तो स्टिंगी। स्टिंगी मतलब कंजूस। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा। सपोज आपको नहीं आ रही है मीनिंग, तो देखिए एक्स्ट्रावेगेंट सबको पता है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है बहुत ही खर्चीला। स्पेंडर, स्पेंड से बना है वर्ड, स्पेंड मतलब खर्च करना, इसका मतलब भी खर्चीला। वेस्ट्रल, वेस्ट से बना है वर्ड, इसका मतलब भी बर्बाद करना, खर्च करना। तीनों एक जैसे वर्ड हो गए, कट गए, एलिमिनेट हो गए। एक जैसे वर्ड तो कभी ऑप्शन में आंसर हो ही नहीं सकते हैं। फिर क्या बचा हमारा, स्टिंगी। स्टिंगी लगा दीजिए, हो गया, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ बोथ नाउन एंड अ वर्ब। जो परमिट वर्ड होता है वो नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही है। प्रेस्टीज कोई मतलब नहीं, प्रेसिडर कोई मतलब नहीं, प्रिज्यूम भी नहीं। परमिट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमारा वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है, किसी को कुछ चीज़ परमिट करना, ठीक, और हमारा नाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है, ठीक। तो दोनों ही रूप में ये यूज़ हो जाता है। परमिट हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नेशंस हैज़ डैश हैज़ मेड 2 and every 3 कार फैमिलीज द नॉर्थ, कि जो अच्छा देखिए नेशंस, देखिए इसको कैसे करेंगे, द नेशंस डैश हैज़ मेड 2 and every 3 कार फैमिलीज टू द नॉर्थ, कि जो 2 and every 3 कार फैमिलीज, ठीक, कि जो नेशंस भैया हर फैमिली के पास 2 and every 3 कार फैमिलीज, की हर फैमिली के पास 2-3 कार। तो ये ऐसा कब हो सकता है, जब नेशन के पास आपका क्या होगा, जब नेशन आपका समृद्ध होगा, जब वहाँ के लोग पैसे वाले होंगे, तभी तो इस तरह की नॉर्म पॉलिसी आएगी, ठीक। तो अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नेशंस अफ्लुएंस, नेशंस की जो समृद्धि है उसने बनाया 2 and every 3 कार फैमिलीज द नॉर्म, फाइन। अच्छा देखिए एक और फिर से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। पॉवर्टी, डर्ट, क्राइसिस। क्राइसिस मतलब सबको पता है किसी चीज़ की क्राइसिस, कहते हैं ना आजकल हमारे पास पैसे की क्राइसिस चल रही है, तंगी चल रही है। पॉवर्टी मतलब भी गरीबी, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, हट गए। अब देखिए दर्थ और अफ्लुएंस, दर्थ का मतलब भी क्या होता है, कमी किसी चीज़ की, तो बचा क्या, अफ्लुएंस, तो एक जैसे सारे एलिमिनेट हो गए, आ गया।
फिर क्या, व्हाट इज़ मीन बाय द ईडियम फॉर क्राई फ्रॉम। फॉर क्राई फ्रॉम ईडियम का क्या सेंस होता है। अच्छा, बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि फॉर वर्ड देख लेते हैं और उनको पता होता है फॉर का मतलब होता है दूर, तो वो फटाक से बिना पढ़े वेरी डिस्टेंट लगा देते हैं, मतलब बहुत दूर, लेकिन गलत है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर क्राई फ्रॉम का मतलब होता है वेरी डिफरेंट, ना कि वेरी डिस्टेंट। डिफरेंट मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़, ठीक, वेरी डिफरेंट। फिर देखिए क्या, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, करेक्ट ऑप्शन यूज़ करना है। दे स्टैंड डैश क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक, उनको उन पे ह्यूमैनिटी के मानवता के विरुद्ध उन पे चार्ज लगाया गया। इस क्राइम मतलब क्या उन्होंने क्राइम किया कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट उन्होंने कोई काम किया, तो इसके लिए चार्ज लगाना, किसी को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराना, हमेशा इसके लिए क्या आता है, एक्यूज। अब एक्यूज तो आता है लेकिन उसके साथ क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, इसलिए यहाँ पे आ गया एक्यूज ऑफ। फिर देखिए व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी। कॉमिटी वर्ड का अपोजिट क्या है, ठीक, कॉमिटी का मतलब होता है, कॉमिटी वर्ड का मतलब होता है कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, भलाई करना किसी की, ठीक, भलाई, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी के साथ बदतमीजी करना, सही से व्यवहार ना करना, गंदा व्यवहार करना, तो ये हो गया हमारा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ये हो गया इसका अपोजिट। फिर से देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा। देखिए एमिनिटी वर्ड सबको पता होगा, एमिनिटी मतलब क्षमा कर देना, क्षमा दान कर देना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। कर्टिसी भी वर्ड सबने सुना होगा नॉर्मल लाइफ में, ये दोनों वर्ड एक जैसे हो गए, कट गए। बेनेवोलेंस वर्ड मैंने पहले अपनी वोकैब की सेशन में बताया था, बेने रूट वर्ड, अगर मैंने आपको बताया तो बेने से जितने भी वर्ड बनते हैं सबका मतलब गुड के सेंस में होता है, बेनिफिट अच्छा, बेनेवोलेंस, बोनाफिडे, मैंने बताया था ना सारे बेने वाले वर्ड, तो ये भी अच्छा वर्ड हो गया। 3 तो अच्छे वर्ड खत्म हो गए, एक जैसे बचा क्या, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी आपका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट इडियम और फ्रेजेस दिया गया है, इसका मीनिंग पूछा गया, हिट द सेक। फिर इसको एक तरह से और पूछ लिया जाता है, मैंने लिख भी दिया है साइड में, हिट द हे मतलब भूसा। इसका क्या मतलब होता है, भाई आप बहुत थक गए जाके भूसे पे लेट गए, इसका मतलब तब हिट द सैक या हिट द हे का मतलब होता है कि बेड पे जाके लेट जाना, ठीक, मतलब बेड पे जाके लेट जाना। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। फिर वही करेक्टली स्पेल्ड वाला वर्ड है, इसमें से सिलवाइट, इसमें से बी वाला वर्ड हमारा सही है, सिलवाइट, HOUETTE होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज डैश ड्यूरिंग द बैटल, कि जो लड़ाई के दौरान उसकी किस चीज़ की पहचान हुई, जो उसको मेजर रैंक पे प्रमोट कर दिया गया। भाई उसकी वीरता की ही तो पहचान हुई होगी, वरना कोई उसका प्रमोशन होता क्या। लड़ाई के दौरान उसने क्या किस चीज़ का प्रदर्शन किया, अपनी वीरता का, तो इसमें क्या आएगा, वीरता। अब देखिए वीरता वेलर, यहाँ तो वेलर जैसे जिसको पता है वो तो तुरंत लगा देगा कि वेलर, उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, इसलिए उसको प्रमोट कर दिया गया। अब जिसे नहीं आता वो क्या करेगा, तो फटाक से एलिमिनेशन मेथड लगाइए। टिमिडिटी, कोवार्डिस, सबने सुने होंगे ये वर्ड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा, अगर आप सीरियस तैयारी वाले हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे कि आप लोगों को ये वर्ड नहीं पता होगा। टिमिडिटी मतलब भी कायरता, कोवार्डिस मतलब भी कायरता, ये दोनों एक जैसे वर्ड कट गए फटाक से। विम्पीनेस, वेलर, अब आप 2 में से इसमें से आपको चूज़ करना है तो फिर भी आपके तुक्का लगाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विम्पीनेस मतलब भी कायरता होता है, तो वो वर्ड हट के वेलर हो गया। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन बाय द वर्ड डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का वेस्ट मटेरियल, एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे आपने कोई जूस पिया, किसी भी चीज़ का जूस पिया, तो मान लीजिए गन्ने का ही जूस पिया, तो जब जूस निकालने के बाद जो उसका कूड़ा वूड़ा बच जाता है, जो वो फेंक देते हैं, उनको बोलते हैं वो एक तरह से डेट्रिटस हो गया, ठीक, वेस्ट मटेरियल, किसी चीज़ का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल। फिर देखिए क्या है, वही है पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, ठीक, तो इसमें क्या है, टेकिंग लगा है यानी क्या, कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, बीइंग का यूज़ होगा, और हमेशा सबको पता है पैसिव में हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बीइंग टेकन, तो ए और डी तो हट गया, एकदम पहले ही हट गया, फाइन। और उसके बाद देखिए ए और डी तो पहले ही हट गया, फिर बी और सी में देखिए आई रिमेंबर बिग टेकन टू द थिएटर, माय फादर, बाय नहीं लगा है, भाई फादर ही तो ले गए, तो बाय में फादर होगा ना, तो सी वाला सही हो गया। फिर देखिए 79, आई एम टू नेकर्ड टू गो आउट दिस इवनिंग, ठीक, हमेशा याद रखिएगा ये जो TOO वाला टू, और ये बाद में देखिएगा इसके नेकर्ड के बाद TO वाला टू, जब भी ये दोनों टू साथ में आते हैं, TOO वाला टू और TO वाला टू, जब भी ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं तो इसका सेंस हमेशा निगेटिव निकलता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आई एम टू टायर्ड टू गो, इसका मतलब ये है कि आई एम टू टायर्ड दैट आई कैन नॉट गो, कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं नहीं जा सकता। इसका वर्ड जहाँ पे भी TOO और TO एक साथ आते हैं, इसका सेंस हमेशा निगेटिव में जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर वो एनर्जेटिक होता है, यहाँ पे देखिए वही आया है TOO और टू, अगर वो एनर्जेटिक होता तो क्या बाहर जाने से मना करता, एनर्जेटिक होता तो बिल्कुल चल देता, हैप्पी होता तो भी चल देता, एंग्री होता तो ये इसका सेंस नहीं बन रहा है, एंग्री है तो क्या कोई बाहर नहीं जाएगा क्या, तो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया, सिनोनिम्स इसका हो गया कि यहाँ पे टायर्ड, कि थका हुआ था कि वो बाहर जाने के लिए नहीं राजी हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्लीट द एनालॉजी, ये तो एकदम वैसा वर्ड आ गया है आउट ऑफ, मतलब ये तो कंपटीशन वाले सिलेबस वाला नहीं है, मतलब कि ये तो आउट ऑफ द वो वाली बॉक्स वाली बात हो गई कि अलग से वर्ड आ गया बिल्कुल। विलियम शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस, ये इनकी रचना, इन्होंने मतलब ये इनकी
एक रचना है और इसमें से पूछा कि जैसे कि विलियम शेक्सपियर की ये है तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन है, तो इसका आंसर है कंप्लेन था। ठीक, ये तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, कंप्लेन। फिर देखिए करेक्टली इस पर सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया एक दिमाग की बीमारी होती है, इसकी स्पेलिंग में जेड होता है सबसे पहली बात तो, और आई जेड होता है। ठीक, और फ्रेनिया में PHREN है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी वाला करेक्ट हो गया। फिर देखिए आर यू कमिंग और इज यू स्टेइंग एट द एरर चार्ट नहीं है, पहले ही पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, पहले ही दिख गई इज यू, कभी यू के साथ इस पढ़ा, ये तो बच्चे बता लेगा, यू के साथ हमेशा क्या आता है आर, इसलिए कहाँ एरर है, बहुत ही सिंपल सा आया है, ये बी वाले पोर्शन में एरर है सेकंड में।